अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट से। दोस्तों, प्रॉपर्टी अपडेट्स में हमारी कोशिश होती है कि आपको ना सिर्फ मुख्तलिफ़ जगहों को व्यू कराएं, बल्कि हमारी कोशिश ये भी होती है कि कुछ अच्छी शख्सियात से आपका तारुफ भी कराएं, मुलाकात करवाएं, मालूमात का एक्सचेंज हो आपके लिए, और घर बैठे आप दुनिया में कहीं पर भी हो आपको अच्छी मालूमात, ख़ासतौर पर प्रॉपर्टी के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, हो सके रियल और रियलिटी के साथ। तो आज मेरी खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ अमानुल्लाह पंजवानी साहब हैं, और अमानुल्लाह पंजवानी साहब का आप जानते हो कि हमारे पिछली भी वीडियोस बनी हुई हैं और काफ़ी अच्छी कंटेंट, काफ़ी अच्छा कंटेंट और काफ़ी अच्छी मालूमात आपको मिलेगी, क्योंकि सर हमारे पंजवानी साहब जो है ना, इस वक्त मैं समझता हूँ मुल्क में वाहिद शख्सियत हैं जो कि एजुकेशन के ऊपर बहुत अच्छे अंदाज में एजुकेट कर रहे हैं। यानी प्रॉपर्टी में पहली बार उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है कि लोग जो है ना, पढ़े लिखे लोग इस फील्ड में आएँ और किस तरह उन डॉक्यूमेंट्स को, उन चीज़ों को समझें जिसकी अब ज़रूरत है, और इनके आने की वजह से इस इंडस्ट्री में इंशाल्लाह उम्मीद है जो ये सर्विसेज जो ये काम कर रहे हैं, इस इंडस्ट्री में एक अच्छे लोगों का जो है आना एक रास्ता बन जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो आज हम बात करेंगे पंजवानी साहब से कुछ इस वक्त क्या मार्केट चल रही है, क्या सूरत हाल है, और साथ साथ जो है कुछ और प्रोजेक्ट्स जिसको लेके चल रहे हैं पंजवानी साहब, उनके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। और हमारा और इनका साथ चोली दामन का साथ है माशाल्लाह, और अच्छे हमारे न सिर्फ ताल्लुकात नहीं बल्कि अल्लाह के शुक्र है कि बहुत सी जगहों पर मुश्तरका हम लोग काम भी कर रहे होते हैं। आज ये पंजवानी साहब वहाँ काफ़ी दिनों बाद हम लोग एक चैनल पे इंटरव्यू कर रहे हैं, और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा। दूसरे पंजवानी साहब ज़रा सा जो बात हो रही है थोड़ी सी आप बताएं। पहले बताएं आपका इंस्टीट्यूट कैसा चल रहा है, क्या सूरत हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमने ये 2007 में इनिशिएटिव लिया था, तकरीबन 16 साल उसको ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गए हैं, और हज़ारों, लाखों तो नहीं कहूँगा मैं, हज़ारों की तादाद में बिल्कुल स्टूडेंट जो है पास आउट होकर इस वक्त बड़े नामी गिरामी बिल्डर्स भी बन चुके हैं, रियल्टर्स भी बन चुके हैं, बहुत सी एसोसिएशंस के चेयरमैन भी हैं, रन भी कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे 11 को लोकेशन हो रहा है, उसकी तैयारियाँ हैं माशाल्लाह। बिल्कुल 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 नाइस। तो क्या हालात चल रहे हैं, क्योंकि आपकी माशाल्लाह नज़र भी है, और कैसे देख रहे हैं उस वक्त क्या चल रही सूरत हाल मार्केट की? देखिए साहब, बेसिकली तकरीबन 35 साल हो गए शोबे से वाबस्ता हुए, किसी न किसी हवाले से। आपको पता है हमारा फैमिली बैकग्राउंड भी रियल एस्टेट से ही वाबस्ता है, हमारी पूरी ऑलमोस्ट पूरी फैमिली के लोग। इस वक्त जो टाइम है ये पिछले 70 सालों में कभी भी नहीं रहा। और वैसे तो तकरीबन रियल एस्टेट बबल्स 8-10 साल में ये बनते आए हैं और फिर डाउन होते हुए गए हैं, मगर इस वक्त जो करंट सिचुएशन है वो ऐसी कभी भी नहीं रही है। मगर मैं बड़ा पॉजिटिव थिंकिंग का आदमी हूँ और पॉजिटिव सोच लेके चलता हूँ। ये हालात अब बतदरीज जो है वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। मैंने अपनी पिछली भी एक इंटरव्यू में ये बात की थी कि आवाम को, या जो ख़ास तौर पर इन्वेस्टर्स हैं जो अपना घर तलाश कर रहे हैं, प्लॉट को छत के लिए कर रहे हैं, वो मायूस ना हों। गो के जो इन्फ्लेशन एक बहुत ज़्यादा इस वक्त रेशो आ चुका है, मगर ये कि फिर भी जो है रियल एस्टेट सेक्टर एक ऐसी सेक्टर है जहाँ पर ग्रोथ हमेशा पॉजिटिव रही है। इस वक्त ज़ाहिर एक इन्वेस्टर डरा हुआ है। आपको पता है पिछली हुकूमत ने जो यहाँ काम करके गए हैं, टैक्सेस के अलावा इन्फ्लेशन, फिर ज़ाहिर डॉलर्स के रेट को बिल्कुल ही खुली छूट दी हुई थी, सोना कंट्रोल में नहीं था, और जो इन्वेस्टमेंट्स की जो कमोडिटीज़ होती हैं उनको मतलब ये कि बिल्कुल ही खुला छोड़ दिया गया था। जी, मार्केट के हवाले से मैं आप ज़रा डिफ़ाइन करें इसको, किस तरह कह रहे हैं? देखिए बेसिकली रियल एस्टेट की जो मार्केट है वो जो उसका इफ़ेक्ट आता है मुख्तलिफ डायनेमिक्स का, वो डेफिनेटली एक इन्फ्लेशन या आप उसको कह लें अफरात ज़र की जो कंडीशन है वो इम्पेक्ट करती है। रेट इस वक्त बैंक जो है ना बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, ये भी है, अमाउंट जो है मूव हुआ है। अच्छा, पिछले दिनों आपने देखा कि डॉलर जो है वो 330 रुपये तक पहुंच गया था, तो लोग जो है ना वो ये समझ रहे थे कि शायद मुल्क ख़त्म होने जा रहा है, डूबने जा रहा है, और एकदम से बाइंग शुरू हुई। और ख़ास तौर पर आपको ये सेगमेंट भी सामने आ गया कि डॉलर सारा स्मगल होकर अफगानिस्तान जा रहा था। जैसे ही हमारी फोर्सेस ने, आर्मी चीफ साहब ने इस पर इनिशिएटिव लिया और पाबंदी लगाई, आपने देखा डॉलर अपनी
290 तक पहुंच गया है और इंशाल्लाह ये 2 बल्कि एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं, ज़रा का कहना ये कि 260 240 से 260 तक रेंज में आएगा। बिल्कुल ये एक अच्छा साइन है, तो ये बहुत अच्छा साइन है। ज़ाहिर इसका इम्पैक्ट अमाउंट रियल एस्टेट से निकलता है, फिर इसे डॉलर्स के अंदर, गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है, लोग बैंक के अंदर रखते हैं, तो इसका इम्पैक्ट इसका ये आया है। मगर मैं समझता हूँ कि इसका कोई बहुत ज़्यादा अरसे तक इफ़ेक्ट नहीं रहेगा और अभी कुछ पॉजिटिव चेंज जो है वो आ रही है। इस वक्त एक बहुत अहम खबर ये कि सऊदी अरब के जो किंग हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं, वो अरबों रुपए यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो एक बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, इसके अलावा और भी इदारों की रिपोर्ट है कि अच्छा साइन। पिछली गवर्नमेंट ने ज़ाहिर IMF को खुश करने के लिए जिस तरीके से ना सिर्फ टैक्सेशन पॉलिसीज़ पर इम्प्लीमेंट की, प्लस फ्यूल की प्राइसेस और हर चीज़ में उन्होंने कोई कंट्रोल ही नहीं था उनका, तो अब वो चीज़ें कंट्रोल में स्टेप बाय स्टेप आ रही है। अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक डेट भी दी है कि इलेक्शन जो है वो जनवरी में 2024 में इसका है, तो ये सारी चीज़ें इसका इम्पैक्ट जो है ना रियल एस्टेट के ऊपर आता है। मैं समझता हूँ अगले 6 महीनों में मार्केट स्टेबल होना शुरू हो जाएगी और ये ऊपर की तरफ जाएगी। एक और प्रेडिक्शन थी कि भाई ये को 2 साल लगेंगे, 2.5 साल लगेंगे, या मुल्क का ये हालत हो रहा है। हर बिज़नेस जो इस वक्त मुतासिर हुआ है, सिर्फ रियल एस्टेट नहीं है, हर बिज़नेस इस वक्त मुतासिर हुआ है। तो मुझे ना सिर्फ अपने डायनामिक्स को देखकर जो हमारी मुल्क के हैं और ये कि सब चीज़ें देखकर मेरी ये एक्सपेक्टेशन है कि अगले 6 महीने में ये जमूद जो जमूद की कैफियत आ रही है वो कम हो जाएगी, कम से कम होगी, ये मार्केट जो है ग्रो करेगी। गुड। अच्छा, ये लोगों का रुझान थोड़ा सा प्लॉटों की तरफ से हटकर बिल्ड प्रॉपर्टी की तरफ आया। अच्छा, प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ भी आमतौर पे ये है कि वो जो बिल्ड प्रॉपर्टी है वो नहीं गिरी, बल्कि वो गिरी है लेकिन वो ज़्यादा गिरी जो कि प्लॉट्स थे। तो अब आप इसके बारे में क्या कहते हैं, कहाँ फार्म बिल्टअप प्रॉपर्टी जो है ना वो वैसे भी अगर कोई मार्केट कितनी भी हो ना, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, कितनी भी मार्केट डाउन हो, बेसिकली फ़र्क पड़ता है जो ओपन ट्रेडिंग होती है, जो ओपन फाइलें लोग बेचते हैं। बहुत से बिल्डर्स ने ओवर सेलिंग की हुई है। ओवर सेलिंग का मतलब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ज़मीन नहीं है उससे उससे कई गुना ज़्यादा, तो इफेक्ट उसके ऊपर आता है, उसकी मार्केट जो है ना वो डाउन होती है। बिल्डअप प्रॉपर्टी की वैसे भी जो है ना वो उतना इम्पैक्ट उसका नहीं आता, क्योंकि इस वक्त कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है, अराउंड 6,000 रुपये स्क्वायर फीट पे। तो लोग जो पुरानी प्रॉपर्टीज़ हैं ना वो भी उसी हिसाब से कैलकुलेशन कर लेते हैं कि यार हम आज अगर कोई बनाने जाएगा तो इतने का पड़ेगा, तो हम अपने प्रॉपर्टी की डिमांड जो ये रखें। नतीजा क्या हो रहा है कि सेल परचेज नहीं हो रही, प्राइस बढ़ी हुई हैं मगर लोग जा रहे इतने पास परचेजिंग पावर ही नहीं है कि जो बिल्डअप प्रॉपर्टी परचेज कर सकें। फिर दूसरा एक बात था कि बैंक की जो मॉर्गेज का परसेंटेज था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, क्योंकि मॉर्गेज के लिए बैंक जो है वो आपको पता है इंटरेस्ट रेट उसने 22% कर दिया है। तो अगर वो कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज भी करता है तो लेने वाले के लिए बहुत ज़्यादा हैवी उसका अमाउंट बन जाता है इंस्टॉलमेंट की शक्ल में। तो बैंक सेक्टर ने भी इस वक्त मॉर्गेज जो है प्रॉपर्टीज़ को जो है ना ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है, इवन डिपार्टमेंट भी ख़त्म हो गए हैं कुछ कंपनीज़ के। तो कहने का मकसद ये है कि बिल्डअप प्रॉपर्टी, हाँ एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो ओपन लैंड हैं, जो जेन्युइन बिल्डर्स हैं या जेन्युइन जो प्रोजेक्ट्स हैं और जिन्होंने मतलब ओवर सेलिंग नहीं की हुई है, वो ग्रेजुअली जहाँ इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, लोग उसी जगहों पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जहाँ ऑथेंटिक चीज़ें हैं, लैंड मौजूद है, बाउंड्री वॉल है, बिल्डर्स की अच्छी रेपुटेशन है, इंस्टॉलमेंट के ऊपर उसकी बाइंग हो रही है। और ये अगर मैं आपके जो इन्वेस्टर्स अगर मुझे आपके चैनल से देख रहे हैं, ख़ासतौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी देख रहे हैं, तो उनको ये कहूँगा कि ये बहुत अच्छा मौका है। आपकी जो मनी पड़ी हुई है, अगर बाहर पैसे पड़े हुए हैं, उसको ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट करें जहाँ इंस्टॉलमेंट में आपको चीज़ें अवेलेबल हो या प्राइसेस उसकी बहुत ज़्यादा ना हो, 20, 15, 20, 25, 30 लाख की रेंज के अंदर अगर प्रॉपर्टी अवेलेबल है तो उस वक्त बड़ा अच्छा इसका बाइंग का रेट है, इसका इम्पैक्ट जो है वो जल्दी इनको इसका बेनिफिट मिलेगा। आपने देखा होगा अपने पिछले 2 सालों से जिन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं उसमें अभी अप्रिसिएशन हुई है, लोगों को फ़ायदा हुआ है, क्योंकि हालात की वजह से थोड़ा सा सेल जमूद का शिकार है, मगर ये कि ओवरऑल उसकी वैल्यूएशन बढ़ी है जो उन्होंने आज से 2 साल पहले जैसे इकरा आयशा जो आप हम लोग कर रहे थे। जी हाँ, देखिए इकरा आयशा में अगर आपको याद होगा तो 80 गज का 10 लाख रुपए का प्लॉट बेचा था जो 5 साल की इंस्टॉलमेंट पे था। अब वो जाके बहुत अच्छी प्राइसेस बगैर डबल से भी ज़्यादा वहाँ वैल्यू हो गई है और नेरेस्ट अभी उस पर
डेवलपमेंट का काम भी शुरू हो चुका है और अभी पोजीशन भी उसका नियरेस्ट है। जो एक प्रेडिक्शन थी कि 5 साल में पोजीशन होगा, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 1 से 1.5 साल 2 साल के अंदर पोजीशन जो है ना वो बिल्डर देने की पोजीशन में है। तो ये ऐसी जगह है जहाँ सराउंडिंग में आबादियाँ भी मौजूद हैं। और हाँ, इकरा आयशा फेज़ 1 के तो बराबर में सही बात है, काफ़ी आबाद है, सारे आबाद हैं और प्राइस बहुत बढ़ गई हैं। और अभी एक वहाँ नया ब्रिज, नया रोड कनेक्ट हो रहा है। एक तो लियारी एक्सप्रेस वे का अपना एक वो है स्टॉप वहाँ पर इस तरह का डाउन हो रहा है। एक दूसरा ये कि एक नया रोड जो वहाँ से शहर फैसल को टच हो रहा है, इकरा आयशा, आपने देखा होगा सिटी के फेस 1 से एक मेन रोड शहर फैसल से टच हो रहा है। तो ये कि ओवरऑल अगर कंडीशन या लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो ये ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहाँ आंखें बंद करके इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, मैं अक्सर भी ये भी बात करता हूँ कि यार ये प्रॉपर्टी का ऐसा बिजनेस है कि आप इस पर कभी अपने बाप के ऊपर भी भरोसा ना करें जब तक कि खुद आप सर्च ना करें। ये बहुत बड़ी बात मैं कर रहा हूँ, मगर ये कि ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ आंखें बंद करके भी भरोसा कर सकते हैं। जो वो प्रोजेक्ट जो इस वक्त इंस्टॉलमेंट पर है या कोई पार्ट पेमेंट पर है या कोई छोटी मोटी 10, 15, 20 लाख की रेंज में है, वहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इस वक्त बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें इकरा आयशा फेज़ 2 भी आ जाता है, बैतुल अमान व्यू भी एक प्रोजेक्ट है, उसको भी फोकस कर सकते हैं। और भी जो एथेंटिक प्रोजेक्ट हैं आज जो जिनकी डॉक्यूमेंटेशन, जिनकी लैंड सही है, आपकी भी माशाल्लाह एक्सपर्टीज इस हवाले से हैं, आपने भी इन चीज़ों की डॉक्यूमेंटेशन देखी हुई है, मेरी भी अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपर्टीज़ यही हैं। तो ऐसे प्रोजेक्ट जहाँ 15, 20, 25 लाख रुपए तक की रेंज में अगर प्लॉट कैश में भी अवेलेबल है तो इस वक्त बहुत अच्छा बाइंग टाइम है, लेना चाहिए। अगले 6 से 8 महीनों में, 1 साल में जो है बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं रियल एस्टेट सेक्टर में, मेरी अपनी प्रेडिक्शन है। अच्छा, ये परवेज़, अभी आपने जिक्र किया इकरा आयशा का। नाज़रीन, एक्चुअली आपको ये बात बताता चलूँ कि पंजवानी साहब और हम इकरा आयशा पे अरसे से काम कर रहे हैं, उसकी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। तो मैं चाहूँगा कि पंजवानी साहब आप ज़रा सा इकरा आयशा के बारे में, क्योंकि मैं अभी भी एक अच्छे प्रोजेक्ट में उसका शुमार करता हूँ, तो ये इसको ज़रा डिफ़ाइन कर दें ज़रा सा। देखिए, क्योंकि आज भी लोग फिर भी वो आपने सही कहा कि इंस्टॉलमेंट वाले मामलात में ये है कि लोग ज़ाहिर है कि बड़ी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, बिल्ड प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, लेकिन ये कि लोगों को बस जो मंथली दे सकते हैं ना पैसे, तो उसमें ये चाहते हैं कि वो कुछ पैसे जो है ना जमा हो जाए बीसी की तरह और वो अच्छी लॉटरी बन जाए। तो देखिए सुशांत, ऐसा ये कि सर्वे ज़मीनों पे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा अथेंटिक होते हैं। आपको पता है मैं और आप सब इसी पे काम करते हैं। एक और सूरत होती है जो अलॉटेड ज़मीन होती है। अलॉटेड का मतलब यही है कि वो 99 ईयर की 99 ईयर सरकारी ज़मीन होती है, उसके ऊपर वो बल्कि वो तो जैसे आप 2012 में 25 अक्टूबर 2012 में पाबंदी लगाती थी उस पर। बिल्कुल। अब तो लोग पुरानी ज़्यादा ज़मीन थी भी नहीं उस वक्त, तो लेकिन पुरानी ज़मीन पुराने डेट्स में लोग अभी भी टेम्परिंग होती है। बिल्कुल, और क्या वो टेम्परिंग होती है और ये सिस्टम, अब वो सिस्टम का नाम आ गया है, सब एक्सपोज हो गई, टीवी में खुल के आ रहा है सब। ये देखिए, ये हम और आप पुरानी वीडियोस में भी अक्सर इसका जिक्र करते रहे हैं कि ये चीज़ें आज वो साबित हो गया कि वो एक्सपोज हो गया और बड़े बड़े नाम इसके अंदर आ रहे हैं और गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, नैब भी हो रही है। तो काम वो करें। देखिए, हम हमारी जो ऑडियंस है ना, आपकी हमारी ऑडियंस, वो निचले तबके से छोटे छोटे पैसे जमा करके जो है ना वो अपना आशियाना घर बनाना चाहते हैं। तो इस स्टेज पे ऊपर धोखा हो जाए तो वो एक बहुत ही, ये सारे प्रोजेक्ट आपको पता है हमने हमेशा सर्वे लैंड पे काम किया है और उसके स्टेटस को भी देखा है। तो ओवरऑल जो है ये देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि किसी को भी कहीं भी इन्वेस्ट करना चाहिए, कम से कम ज़मीन का ये स्टेटस जो है वो ज़रूर देखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी क्या वैसे फेज़ 1 की क्या आप बता रहे थे सिचुएशन, तो उसमें क्या अभी प्राइसिंग वगैरह क्या वैसे अगर कोई लेता तो क्या? फेज़ 1 में इस वक्त जो हमारे पास एक कुछ इन्वेंट्रीज भी मौजूद हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा ये कि कुछ ऐसे प्लॉट हैं जो कैंसिलेशन की तरफ चले गए, लोग फीस अपना इंस्टॉलमेंट वगैरह पे नहीं कर सके हैं और डिफ़ॉल्ट हो गए, उन्होंने भी रिक्वेस्ट की कि हमारे प्लॉट कैंसिल की जाए। तो ये कुछ इन्वेंट्रीज ऐसी आई हैं हमारे पास जो मुख्तलिफ हाँ, मेरे साथ भी राब्ते में भी लोग हैं, वो उनके पास भी प्लॉट हैं। ये बात सही कह रहे हैं। बिल्कुल, हमारे पास भी है। हाँ, कर सकते हैं बिल्कुल। हम उसको बेचना चाह रहे हैं। तो अभी इस वक्त जो हमारे पास जो मुख्तलिफ ऑप्शंस के ऊपर प्राइसेस हैं, कैश पे भी है, इंस्टॉलमेंट पर भी हैं, कुछ ऑन मनी के ऊपर भी हैं। इंस्टॉलमेंट कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, 4-5 महीनों की इंस्टॉलमेंट के ऊपर कुछ प्लॉट्स अवेलेबल हैं, 1 में भी और 2 में भी। तो अगर कोई आपके रेफरेंस से कोई लेना चाहता है तो बिल्कुल वो रब्ता कर सकता है हमसे। हम उनको एक अच्छा इस मौके की मुनासबत से इस वक्त जो हालात की कंडीशन है उसके मुताबिक इनका जो पेमेंट शेड्यूल है वो एडजस्ट हो सकता है।
बल्कि नाज़रीन से मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा पंजवानी साहब की गुफ्तगू में। एक बात हमेशा हम कहते हैं कि जो जैसे एक नया प्रोजेक्ट आता है उस वक्त, और जब ये एक बनने के मामलात शुरू हो जाते हैं, यानी करीब पोजीशन मिलने वाली होती है, लोग बनाने शुरू कर देते हैं, तो दिस इज़ द गुड टाइम टू इन्वेस्ट। तो इस लिहाज से ये समझता हूँ कि ये प्रोजेक्ट अच्छा है, नाज़रीन से मैं कहना चाहूँगा, और जो कि एक तरह के एकदम से उनको एक डिफरेंस मिल जाएगा, कम टाइम में प्रॉफिट मिल जाएगा, ये एक कह सकते हैं। देखिए सर, इस प्रोसेस के अंदर जब इस प्रोजेक्ट होते हैं स्टेप बाय स्टेप, आप देखें सर्वे ज़मीन पर हमने इसका लॉन्च किया था, उस वक्त NOC MDA की भी नहीं आई थी, MDA की NOC आई, वैल्यू अप्रिशिएट हो गई, फिर फॉर्म 2 में कन्वर्ट ज़मीन हुई, कमर्शियल फॉर्म 2 में वैल्यू अप्रिशिएट हो गई। अब वो SBC का NOC भी इसका चंद हफ्तों में आने वाला है। हमारा डेवलपमेंट का काम शुरू हो चुका है दोनों फेज में, फेज़ 1 में भी फेज़ 2 में। हालांकि अभी तक डेवलपमेंट के पैसे बिल्डर ने क्लेम नहीं किए अपने अलॉटी से, ये बड़ी हैरतअंगेज़ बात है। वो डेवलपमेंट का काम शुरू कर चुके हैं, रोड वहाँ बनना शुरू हो गए हैं, और जो भी डिमार्केशन है मुख्तलिफ चीज़ों की। तो ये कि सब पीक टाइम है कि इस वक्त अगर लोग इसमें डाल दें अपना जो भी जमा पूंजी है, तो उनको बड़ी अच्छी अप्रिसिएशन मिलेगी। और अभी ज़ाहिर इसका जो पोजीशन है वो भी नियरेस्ट है, तकरीबन 1.5-2 साल के अंदर। लोकेशन ज़रा सर जाए फेज़ 1 फेज़ 2 की, और इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रा सा बता दें आमतौर पर जो वहाँ पे। देखें, सबसे अहम बात ये है कि मलीर का इलाका है, मेमनकोट से नियरेस्ट है। ये वो इलाका जो पाकिस्तान बनने से पहले भी मौजूद था, और आज भी वहाँ ऐसे गोट मौजूद हैं जो 100 साल पुराने। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी मौजूद हैं। मैं बड़ी एक बात दावे से कहता हूँ कि आपको मलीर में जिस तरह के रोड मिलेंगे, आपको पूरे कराची में क्या डिफेंस क्लिफ्टन पे भी ऐसे रोड नहीं होंगे। मलीर में इस तरह के रोड्स बने हुए हैं। मैं बीच में कतई कलामी कर रहा हूँ, असल में बहुत से ऐसे वीवर्स हैं जो कि नए हैं ना, उनके लिहाज से मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा लोकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। नए लोगों के लिए यही है कि वो ऐसा एरिया है, अगर मैं कंपैरिजन करूँ M9 से, सुपर हाईवे से, और M10 से जो नॉर्दर्न बाईपास है, तो ये मलीर का इलाका ऑलरेडी यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, पानी मौजूद है, बिजली मौजूद है, गैस भी मौजूद है। बहुत से शहरों में गैस नहीं है, मेन पानी की लाइनें। मलीर का इलाका है, ये सरसब्ज़ शादाब इलाका इसलिए है कि यहाँ जो है वो पानी ऑलरेडी मौजूद है, और ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ भी ऑलरेडी मौजूद है। लियारी जो अभी लियारी है, सॉरी मलीर एक्सप्रेस वे खास तौर पर जो है ना, वहाँ इसका वो आ रहा है स्टॉप, ये इसका एक वो जंक्शन आ रहा है। तो ओवरऑल अगर इसके डायनामिक्स को देखें तो और उस चारों तरफ आबादी भी है। फेज़ 1 में तो आपको पता है फातमंडी सिटी है, सईदाबाद है सामने, और बहुत से प्रोजेक्ट हैं सराउंडिंग में। आबाद इलाका है, ऐसा नहीं है कि वहाँ बिल्कुल इकरा आयशा सिटी के साथ जो है वो कावाजी साहब ने एक स्कूल बनाया हुआ है जो बड़ा मशहूर स्कूल है, वो फ्री तालीम है बच्चों के लिए। वहाँ के जो गरीब गुरबा जो लोग हैं, बड़ा एक अच्छा पॉइंट है वहाँ पर। सराउंडिंग में मदरसे बहुत हैं, दीनी तालीम के लिए जो है ना वहाँ ऑलरेडी मस्जिद और मदारिस मौजूद हैं। और फेज़ 2 की भी लोकेशन ज़रा सा फेज़ 2 तो इस हवाले से बहुत ज़रा प्रोमिनेंट है कि बिल्कुल ये स्टील टाउन या जो गुलशन हदीद है इसकी बैक साइड पर आता है, 10 मिनट रास्ता वहाँ से, एजुकेशन सिटी के दरमियान में है। एजुकेशन सिटी के दरमियान में है ये, और एजुकेशन सिटी अगले 5-7 सालों में बहुत तेज़ी से जो है ना वो इलाका डेवलप होगा। अभी भी कोई 8-10 यूनिवर्सिटीज़ वहाँ काम कर रही हैं, और फर्दर यूनिवर्सिटी जब भी आएंगी तो वहाँ भी एक आबादी का एक ग्लो आएगा, जिसकी वजह से वो इलाका जो है मुस्तकबिल का बहुत बेहतरीन इलाका साबित होगा। कि ओवरऑल काफ़ी अब आपको शायद अंदाज़ा हो कि हमारे इन प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग के बाद जो कराची के बड़े नामी गिरामी बिल्डर्स हैं, उन्होंने वहाँ बहुत ज़्यादा ज़मीनें बाय कर ली हैं। मुख्तलिफ बिल्डर्स हैं, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझूंगा, वो वहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं। जब वो बड़े प्रोजेक्ट्स आएंगे तो डेफिनेटली जो ये इनकी भी मार्केट उठेगी। और ये पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, शुरू के प्रोजेक्ट, इकरा आयशा सिटी ले लें, आप बैतुल अमान ले लें, आप इकरा आयशा रेजिडेंशिया ले लें, इकरा आयशा ड्रीम रेजिडेंशी ले लें। ये 4-5 प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने खुद इसको किया है, आपने भी इस पर कवर की है। तो फ्यूचर के हवाले से बहुत आइडियल, ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट है बल्कि रहने के लिए भी ये जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत काम आएंगे। अच्छा, लोकेशन वैसे शहर में फ्यूचर के लिहाज से कौन कौन सी जगहें हैं जहाँ पे पंजवानी साहब समझते हैं कि अच्छा रहेगा कराची से हटकर? देखिए, मैं तो सबसे ज़्यादा बेहतरीन जगह समझता हूँ मलीर का इलाका, गटार टाउन का इलाका, ठीक है। इसके अलावा लोग M10 के ऊपर जो सुपर हाईवे है वहाँ भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, मगर वहाँ चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है। वहाँ मेरी अपनी प्रेडिक्शन है कि वहाँ आबाद होने में 25 से 30 साल 35 साल लगेंगे, जो M9 पे जो प्रोजेक्ट्स हैं कराची की हदूद से बाहर हैं। फिर अगर आप यहाँ M10 पे ले लें
M10 पे मेन रोड की फेस नॉर्दर्न बाईपास। नॉर्दर्न बाईपास जो है, इसकी भी अगर सराउंडिंग में लेने तो वहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। तहसील टाउन में कुछ सेक्टर्स के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, वो भी ना होने के बराबर है। 3 दफ़ा वो लॉन्च हुआ है तहसील टाउन, 3 दफ़ा जो है उसको प्रोजेक्ट को बंद किया गया है। तो फिर आप बैक पे चले जाएँ, लियारी की तरफ चले जाएँ तो वहाँ जो हॉक्सबे स्कीम है वो भी 1985-86 की स्कीम है। स्कीम 42 जो है वहाँ भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के बराबर है। तो देखें, रियासतों का काम या हुकूमतों का काम ये होता है, रिहायशी अगर मसाइल हल करने हैं तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, आवाम खुद ब खुद जो है ना वो अपने घर बना लेगी। मलीर को हमने हमेशा इसलिए प्रेफरेंस दी है कि यहाँ ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है बिल्कुल। और पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है, आगे उन्हीं की बनेगी, इक़्तिदार उन्हीं के पास, तो ये कि वो ख्याल तो इतना तो उनका अभी भी MPs वहीं के हैं, तो फोकस्ड वहीं पर है आगे आने वाले वक्तों में कि ये बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड आबादियाँ हो जाएंगी यहाँ पर। अभी भी हो गई, मेमनकोट की सराउंडिंग में देखें ज़मीनें जहाँ 6-6 करोड़ रुपये एकड़ की ज़मीन हो गई, जहाँ 1-1 करोड़ रुपये एकड़ हुआ करती थी। तो ओवरऑल जो है वो जैसे अपने एंगल से तो ये है कि वहाँ मतलब आधी कीमत में मकान तैयार हो जाएगा, वहाँ पर किराए से बच के वहाँ इंसान रह लेगा, बहुत दूर भी नहीं है। ये बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मलीर कैंट से 15-20 मिनट में आप पहुँच जाते हैं कराचा। बिल्कुल कराचा सिटी में। अब बताइए इतने और करीब क्या चाहिए। बिल्कुल। तो अच्छा, आखिरी सवाल ये कि इसके बारे में जैसे आपने बताया ना कि ये अपना मलीर एक्सप्रेस वे जो है ना, इसको आप कैसे देख रहे हैं, क्या इसका क्या है? देखिए, आप अगर इसको आप सिर्फ लियारी एक्सप्रेस वे को देखने के, लियारी एक्सप्रेस वे से कितना बर्डन कम हुआ है सड़कों पर, नहीं कब तक बन जाएगा और क्या अंदाज़ा लग रहा है? ये तो कुछ आप प्रेडिक्शन है कि 3 से 4 साल में ये इसको ओपन कर देंगे। 2030 तक का, 30 से पहले का टारगेट है। रात दिन काम तो हो रहा है वहाँ पे, रात दिन काम हो रहा है। और गडाप टाउन तक तो ये इसका पूरा लेवल पहुँच भी चुका है नेहर हसीन प्रोजेक्ट्स के। तो बहुत जल्द 2 से 3 सालों में उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट जो है ना ऑन हो जाएगा। अच्छा जनाब, बहुत शुक्रिया। मैं मशकूर हूँ हमारे अमानुल्लाह पंजवानी साहब के, जिन्होंने वक्त दिया। आज मैं इनके दफ्तर आया और मैंने कहा कि कुछ लोग नई मालूमात देते हैं, क्या प्रॉपर्टी की सिचुएशन चल रही है, क्या मुस्तकबिल है। और ये जो आपने ज़िक्र किया पंजवानी साहब ने, ज़ाहिर इक़रा आयशा फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 में हमने बड़े दावे किए हैं और हमने खुद इसकी रियलिटी की बताई है। और वाकई अभी जिस तरह के बता रहे हैं, अब हम क्योंकि अब पोजीशन पे जाने वाले हैं, तो इससे अंदाज़ा हो सकता है कि बिल्डर ने जो कमिटमेंट किए थे वो उसमें माशाल्लाह अच्छे हैं, और बिल्डर भी अच्छे हैं, काम करने वाले लोग भी अच्छे हैं। और इसमें आपको ख़ास बात यह है कि मार्केट में इसकी फ़ाइलें या इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती, इसलिए कि इसको क्लियर रखा है, बेहतर रखा है, तो ये भी अच्छी चीज़ है। तो मैं खुद ज़ाहिर तौर पर रिकमेंड करता हूँ इस प्रोजेक्ट को, काम भी कर रहा हूँ मैं खुद भी, और पंजवानी साहब तो है ही इसके। तो इसमें जो है हम चाहते हैं कि लोग जो है ना इस तरफ रुझान पैदा करें। तो बहरहाल इंशाल्लाह ये सिलसिला रहेगा, अल्लाह ने चाहा प्रॉपर्टी अपडेट्स पे आपको हमारी नई अपडेट्स इंशाल्लाह मिलती रहेगी। बस गुजारिश करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और इन मालूमात को आगे बढ़ाएँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।